हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है, यानी कि संज्ञा के कुल अ, जितने भी भेद हैं 5 और उनमें श्रृंखला जो शब्द दिया गया है वो भेद की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन दिया गया है समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा अ, भेद है श्रृंखला शब्द। तो आपके दिमाग में तुरंत संज्ञा के जितने भी भेद हैं उनके उदाहरण हैं वो धीरे धीरे आगे होंगे और आपका दिमाग उनमें से छांट कर सही उत्तर चुन लिया होगा। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चे सही उत्तर इसका बता दिए हैं कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है समूहवाचक। श्रृंखला जो कि समूह को प्रदर्शित कर रहा है, टीम को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। ऑप्शन दिया गया है विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों के बारे में पढ़ा होगा। और हमने एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते समय इसको बताया भी है कि अविकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द क्या होता है। खास तौर से इनका संबंध लिंग, वचन और संज्ञा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि क्या अविकारी शब्द इसमें से नहीं है, इसका जो भी ऑप्शन दिया गया। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये विशेषण शब्द है, जो कि अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है, विशेषण। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अविकारी और विकारी इन दोनों शब्दों में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, और अविकारी के अंतर्गत जो विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है, ये हमें बताना था। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला शब्द है संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य कौन सा है। आप लोगों को आवाज मेरी सही क्लियर जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक बार जरूर बताइए आप लोग की आवाज मेरी ठीक से जा रही है। आप लोगों को अविकारी और विकारी शब्द क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि अभ्यास के माध्यम से हमारा जरूर रिवीजन होता है, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए। विकारी शब्द के अंतर्गत आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और ये सब, और क्रिया, ये तीनों ये सभी क्या है, विकारी शब्द है। और अविकारी में है क्रिया विशेषण। ध्यान में रखना है, क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी में है। इसके अलावा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो भी व्याकरण के अंतर्गत प्रकार हैं, वे सब अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, और विकारी में विशेषण आता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब पे सही जवाब हो गया ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला। तो संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उसके आधार पर बताना है कि संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रात को पहरा देने वाला जो है वो संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं
नैनन ही सौ बात। तो जैसे ही आपने इन पंक्तियों को देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में पहले आ गया होगा कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं। पहले तो पंक्तियां आपके दिमाग में आ गई होंगी, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस कवि द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर पूछा गया कि उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है, इसमें कितने क्रियापदों मुख्य क्रियापदों की संख्या को रखा गया है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। कहत नटत रिझत खिझत, कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ये रीतिकालीन कवि बिहारी की पंक्तियां हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका सही हो गया। और इसमें हमें बताना है कि मुख्य क्रियापदों की कुल संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुल कितने आ रहे हैं। इसमें लगभग जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए 1 2 7 8, तो 1 और 2 तो बिल्कुल कट जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुकाबला 7 और 8 के अंतर्गत है। तो अब इसी में कई बच्चों को लगेगा कि 7 है, कई बच्चों को लगेगा कि 8 है। ठीक है, कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो इसकी कुल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसकी संख्या ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 7 है। कुछ बच्चे करथाओं को भी जोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर गौण क्रिया के पद के अंतर्गत है। यहाँ पर सवाल पूछा गया था मुख्य क्रियापदों में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है वाक्य पर आधारित है। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है, वाक्य और काल। तो काल पर हमने सीयूईटी की परीक्षा के दौरान एक वीडियो लेक्चर बनाया था कि कितने तरीके के कालों का प्रयोग हिंदी व्याकरण में किया जाता है। तो मुख्य तौर पर वर्तमान, भूत और भविष्य तो हम जानते हैं, लेकिन उसमें भी उन सबके उपभेद किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है। ऑप्शन दिया गया है पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल या फिर सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब हो गया, लड़की जाए। सही जवाब, कुछ बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्यत काल, लड़की जाए। अब इसके स्थान पर अन्य संज्ञा या फिर सर्वनाम पदों का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखें कि अगर इस तरीके का वाक्य आपके फाइनल एग्जाम में आए तो अ, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, आमतौर पर ये ये पंक्ति कई बार प्रयुक्त की जाती है, खासतौर से जब कोई गुण बात कहता है तो अचानक निकल जाता है लोगों के मुंह से कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऑप्शन दिया गया क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या फिर संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें से कौन सा उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब आप लोग देना शुरू कर दिए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में जो उपवाक्य दिया गया है वो, क्योंकि कवि की क्या कर रहा है यहाँ पर विशेषता बतला रहा है, रवि के माध्यम से विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। इसमें से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका जो यहाँ पर
सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ये क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। ठीक है, मैं कल नहीं जाऊंगा, ये नकारात्मक, आप देख रहे हैं कि सामान्य नकारात्मक वाक्य। ये फूल सुंदर है, ये भी सामान्य है। आज शाम को मत आना। ठीक है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन सी दिया गया है कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, जो पहुंचने की जो यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है कि सामान्य तौर पर नहीं पहुंचा बल्कि रोते रोते पहुंचा है, तो विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन दिया गया है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतुमत भूत। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी विकल्प भूतकाल से संबंधित है। वह पढ़ता तो पास होता, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है वह पढ़ता तो पास होता। आमतौर पर सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के जीवन में भी इस तरीके से वाक्य प्रयुक्त होता है कि अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो मेरा पेपर अच्छा होता। तो उसमें कौन सा वाक्य हो रहा है? हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, इसमें कारण खोज लिया जा रहा है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर? हेतु हेतुमत भूत वाक्य काल काल में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? पहला इसके पहले सवाल एक अविकारी से आया हुआ था, यहाँ पर भी आ गया है कि निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है। ऑप्शन दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखने के बाद तुरंत आप सभी ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। इसमें एक विशेषण को भी आप जोड़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में आज के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर अव्यय अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? किस अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है? ऑप्शन दिया गया है सर्वनाम, समुच्चय बोधक, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये चार ऑप्शन है, इनके आधार पर हमें बताना है कि किसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है, किस शब्द भेद का। यानी कि ये जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या है? शब्द भेद है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है समुच्चय बोधक जो शब्द भेद है वो उसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम, जैसे ही कोई पूछता है आपसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो तुरंत आप बताते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। विशेषण भी कई बार प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो क्या होता है? संयोजक का काम करता है। ठीक है, तो ये बस शब्दों को जोड़ता है, संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये नाम धातु क्रिया क्या होती है। कई बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि नाम धातु क्रिया इसमें से क्या होती है। तो जो संज्ञा या फिर विशेषण से बनती है उसे नाम धातु, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर संज्ञा और विशेषण या विशेषण
इनसे जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वहां पर नाम धातु उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से क्या हो गया, हथियाना, ठीक है। बात से बतियाना, और इसी तरीके से समझ से समझाना, और विशेषण से जैसे गर्म से गरमाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि नाम धातु क्रिया के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है इसमें बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना। तो आप तुरंत इसका सही जवाब यहाँ पर आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन बी जो है, अपनाना शब्द जो है वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। अब नाम धातु में संज्ञा और विशेषण इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। मैं का संबंध रूप। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिए, कई बच्चे करेंगे विस्तार से भी बताइए, जहां पर जरूरत पड़ेगी मुझे वहां पर विस्तार से मैं बताऊंगा, ठीक है। आप प्रश्न को कैसे पढ़ना है, और अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो पेन से या पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते जाइए। जैसे पुरुष वाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पे हमें इसका सही जवाब बताना है। तो संबंधवाचक, आपने परसर्गों का प्रयोग कारक पढ़ा होगा, तो उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध कारक, ठीक है, इन सारी चीजों का प्रयोग होता है। उसी तरीके से मैं का क्या हो गया, बिल्कुल आप कई बच्चों ने तो उदाहरण भी बताया इसका, और सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मेरा, ठीक है। मेरा क्या है, मैं का संबंध रूप है। मुझ, हम, मुझसे, ये सब नहीं है, मेरा शब्द को आप ध्यान में रखिए कि संबंध रूप है इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिंदी संज्ञाओं के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जरूर टिक करते जाइए, जिससे कि आपके दिमाग में सही चीज वहां पर बैठे। नहीं तो कई बार क्या होता है, दिमाग अपने से ही इसमें नहीं जोड़ लेता है, और आप बार बार, क्योंकि सैकड़ों सवाल रहते हैं, तो आपको कई तरीके के सवाल मिलते हैं, कठिन, सरल, अति कठिन, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते कई बार दिमाग अपने से ही उसे रीड करने लगता है, कुछ एक्स्ट्रा शब्दों को जोड़ देता है। इसी बीच आप लोगों ने बातों में ऑप्शन भी पढ़ लिया कि कौन सा संज्ञा के बारे में सही कथन नहीं है। हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं है। हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनांत संज्ञाएं हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के आधार पे हमें बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन बताना है, इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में तीन ठो ऑप्शन जो है गलत है, उसमें से एक ही कथन कोई है जो कि सही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बता दिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। प्रश्न देखने में छोटा है, बस ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया सीधा, हिमालय, सच, झूठ, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, बहुत ही इजी ये सवाल है, लेकिन बस इसको रंगते समय हमें ध्यान में रखना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। बाकी क्या है, बाकी बाकी शब्द क्या है। हिमालय यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। बाकी सीधा जो है, या फिर ये क्या, ये सब विशेषता एक तरीके से बतला रहे हैं, ठीक है। तो ये विशेषण में इनको रखा जा सकता है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाता कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो थोड़ा थोड़ा ये सब जो तीनों विकल्प हैं उसमें आ सकते थे ये सब। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये प्रेरणार्थक क्रिया खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है, और एक बार इसको केवल समझने की जरूरत है कि प्रेरणार्थक क्रिया
होती क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? हाँ, कुछ बच्चों ने ऑप्शन को देखते ही इसका बिल्कुल सही जवाब बता दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सुनाना। मतलब कि ऐसी क्रिया जो कि एक तरीके से आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जैसे उठना का उठाना क्या हो जाएगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना, गिराना, सुनाना, तो इस हिसाब से प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, और इस पर हमने वीडियो लेक्चर भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको, तो चीजें और क्लियर आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये क्या हो गया, सुनाना जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत है। ठीक है, और जितने भी ऑप्शन में विकल्प दिए गए हैं ये सब सामान्य तौर पर क्या है, क्रिया है तीनों। हाँ, बच्चे ने एक उदाहरण दिया कि जैसे पढ़वाना, ये भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कई बार आप लोगों ने अपने बचपन के दिनों में देखा होगा कि टीचर्स कई आते हैं जो कि क्लास में पढ़ाने के लिए भी बोल देते हैं, बोलते हैं कि चलो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखो, या फिर पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्रिया विशेषण क्या है। शब्द में ही है कि ऐसा विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बतलाता। ठीक है, विशेषण सामान्य तौर पर कहा जाता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, लेकिन एक क्रिया विशेषण होता है जो खास क्रिया की ही विशेषता बतलाता है। ये सब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ। आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि इस चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी मैटर नहीं है। बहुत सारे मैटर हैं, अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो भी आपका 2-3 महीना लग जाएगा पूरा मैटर को पढ़ने में। तो कंसंट्रेट करके अपने दिमाग को बिल्कुल उनको देखिए, जो आपको अच्छा लगे उसको नोट करते जाइए, और एक अनुराज हिंदी एकेडमी का रजिस्टर जरूर बनाइए। और खुदा न खास्ता कभी मुलाकात होती है तो उस रजिस्टर को देखने का अगर मौका मिलता है तो इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। बाकी अपने अध्ययन के लिए, अपनी तैयारी के लिए जरूर उसको बनाते रहिए। बहुत सारे बच्चे बनाते भी हैं, मुझे पूरी विश्वास उम्मीद है, और वही बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, वरना बहुत सारे बच्चे पेड कोर्सेज लेकर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर हम समय निकाल कर बीच बीच में इसीलिए आते हैं कि कुछ आप लोगों से बातचीत किया जाए, कुछ दृष्टि दिया जाए, जिनका भी कुछ नंबरों से रुक रहा है या फिर मोटिवेशन जिसको नहीं मिल रहा है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो आपको प्रेरणार्थक क्रिया की तरह ही प्रेरित करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आ, अपने हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण ऑप्शन दिया गया है, राम धीरे धीरे टहलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वाक्य के ही सभी शब्दों को यहाँ पर विकल्प के तौर पर रख लिया गया है। ठीक है, बहुत कुछ अंतर नहीं किया है, एक्सपर्ट जो भी सवाल बनाया है कुछ मेहनत नहीं किया, बस यहाँ पर धीरे धीरे रख लिया है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, विशेषता कौन बतला रहा है, आप लोगों ने बातों में बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि धीरे धीरे। इससे पहले आपने एक और प्रश्न देखा जिसमें था कि वो राम रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो यानी कि प्रदर्शित हो, दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, परिमाण बोधक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, गुणवाचक। तो इसको क्या करना है, परीक्षा के समय परीक्षा हॉल में बस आराम से इसको पढ़ना है कि ऐसा जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा और स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जबकि विशेषणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा। और तीनों जो विकल्प दिए गए हैं, परिमाण वो भी संख्या को निर्धारित करता है, जिसमें कि संख्यावाचक भी संख्या को निर्धारित कर रहा है, और सार्वनामिक विशेषण जो कि सबसे डिफरेंट तरीके का
विशेषण है। तो गुण से संबंधित कौन सा है? गुणवाचक। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? फिर से वैसा ही सवाल आ गया, इससे पहले भी आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा शब्द क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना इजी सवाल पूछा जाता है क्या? लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 125 सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो 125 सवाल कठिन नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि उसमें से 70 या फिर 65 सवाल ऐसे रहेंगे जो कि ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके रहेंगे और आप उसको भली भांति जानते हैं। ठीक है, मुश्किल से 10 से 15 सवाल ही क्या होते हैं? कठिन होते हैं और उसी पे मेरिट निर्धारित हो जाती है। ठीक है, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसका जो सही जवाब हो गया, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, नदी जो क्या है वो संज्ञा शब्द के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक है? इसका लेवल थोड़ा सा आपको हाई दिखाई पड़ रहा होगा कि कक्षा, सभा, सेना और दल जितने भी शब्द दिए गए हैं कैसी संज्ञा के द्योतक हैं या भेद के रूप में है? ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इस प्रश्न को भी बहुत ही आप सभी को आराम से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और उसका जवाब एक प्रश्न में ही छिपा हुआ है कि ये सारे किसके हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। ठीक है, कक्षा, आमतौर पर आप देखते हैं कि कक्षा में अगर 30 विद्यार्थी हैं, भले आपस में दोस्त हैं, लेकिन वो समूह को तो जरूर प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सभा, सभा भी समूहवाचक है, सेना, दल। तो इसको प्रश्न के माध्यम से ही आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर तुरंत आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो बुढ़ापा कहने से ही आपके मन में एक भाव जागृत हो रहा होगा, बुढ़ापा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल इसको, ये ऐसा प्रश्न है कि इसको महसूस करने की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे होंगे विद्यार्थी शब्द मान लीजिए संज्ञा में है, ये क्या बोले उसको? प्रतियोगी छात्र अगर बोला जाए तो ये भी एक तरीके से महसूस करने वाली चीज होगी कि प्रतियोगी छात्र और एक सामान्य छात्र में अंतर होता है। ठीक है ना? बुढ़ापा बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो सर्वनाम से संबंधित सवाल आ गए यहाँ पर कि कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिया गया है संशयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक समझ, हालांकि अनिजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर प्रश्न में ही आराम से अगर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ तुरंत आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ है या फिर किसी या फिर कोई, जहां पर कोई पता नहीं चल रहा है कि इसकी संख्या कितनी है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यानी कि यहां पर किसी निश्चित वस्तु का बोध या फिर ज्ञान प्राप्त हमें नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी बच्चों ने उदाहरण से अपने अपने हिसाब से बताया है और सारे बच्चे धीरे धीरे इसको समझ रहे होंगे। बस आप ध्यान में रखें कि ये अगर प्रश्न रिपीट होकर आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पुराने प्रश्न रिपीट होकर आते हैं और गलत हो जाते हैं, तो फिर बहुत अखरता है। ठीक है, बार बार लगता है कि कहीं माथा दीवार में लड़ा लें या फिर कई दिनों तक भूखे रहें। तो प्रतियोगी छात्रों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और परीक्षा एक अलग मनोभाव को व्यक्त करती है, तो इस चीज को आप लोग अनुभूत कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बीच बीच में आवाज कट रही है मेरी? अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन दिया गया है आप, मोटा, यमुना, काशी। चार ऑप्शन दिए गए हैं।
तो अगर आपको संज्ञा सर्वनाम इन दोनों में अंतर मालूम होगा तो निश्चित तौर पर इसका सही जवाब आप दे देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत ही सिंसियर, सीरियस और अच्छे प्रतियोगी छात्र हैं। बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शंस को पकड़ा, सही जवाब दे दिया ऑप्शन ए। आप शब्द कौन सा है? सर्वनाम है इसमें, ठीक है। और मोटा क्या हो गया? विशेषण के तौर पर। यमुना और काशी ये क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य, सीयूईटी के एग्जाम के दौरान हमने वाक्य पर वीडियोज लेक्चर बनाया है, आप लोग उसको हल्के में मत लीजिए, अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि वाक्य जो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको उदाहरण के माध्यम से कैसे समझा जाए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया, जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो मैंने बताया था आप सभी को कि संयुक्त वाक्य में और शब्द क्या होता है? बीच में लगा रहता है, तो तुरंत हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य। और बाकी जैसे की लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? थोड़ा सा ये दुधला आपको लग रहा होगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? अब आज आप लोग टैली कर लीजिए, 6, 8, 2, 4। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया 6, 8, 2, 4। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, ठीक है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक नामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो 4 आप अपने दिमाग में रखिए। और विशेषण जो है, अगर कोई बच्चा आरओ इत्यादि का एग्जाम कर रहा, तैयारी कर रहा होगा, तो इसमें ये विशेषण पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 8, 2, 6, 4। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने तैयारी लगातार अच्छे ढंग से करनी शुरू कर दी है, बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि कुल 6 भेद होते हैं। निजवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इतने तरीके के भेद होते हैं सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर। एक और इसमें छूट गया है, पुरुषवाचक, ठीक है। तो इन शब्दों से आप परिचित हो जाइए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए, यहाँ पर भेद कितने होते हैं वो पूछ लिया गया है, आगे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है कौन सा नहीं है, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए छवों को। अगला प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? हालांकि इसके पहले हमने विशेषण के प्रकारों पर, भेदों पर चर्चा कर लिया है कि कितने कितने भेद हैं। आप लोगों ने बताया कि 4 भेद हैं। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया कि मुझे थोड़ी चाय दो, और ये क्या है? ये वाक्य केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला ये वाक्य है, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे, कई लोग तो बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी चीनी वाली चाहिए चाय। चाय की भी कई वैरायटी होती है, कुछ लोगों को बिना चीनी वाली चाय, कुछ लोगों को खूब चीनी वाली चाय और कुछ लोगों को थोड़ी सी चीनी वाली चाय। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी चाय दो, ऑप्शन है समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। अच्छा, ये जो समुदायवाचक यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प, कई बार इसको समूहवाचक भी कहा जाता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो थोड़ी शब्द है, थोड़ी से ही हमें बताना है कि क्या इसमें पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब है, कुछ बच्चे अनिश्चय परिमाणवाचक बता रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन विकल्प के आधार पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, परिमाणवाचक। जल्दीबाजी में कई बार इसको परिणाम भी पढ़ दिया करते हैं लोग, लेकिन पढ़ते वक्त जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है।
इस वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य है? मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? ठीक है, तो रेखांकित ये है, वह कहाँ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इसमें उपवाक्य क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है कि संज्ञा उपवाक्य। ठीक है,